हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि हुसैन जान से पूछता है कि किसी ने मुझे कुछ कहा। फ़र्क इतना है कि आज मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी फ़ाई ने अपने दिल की बात की है। हुसैन कहता है प्रिंसेस ने, पर उसने ऐसा क्या कहा जो तुम यहाँ आके ड्रिंक करने लगे। अब आगे जहान कहता है हुसैन, तुम्हें पता है उसने मुझे कहा कि उसे मॉम चाहिए जो उसके साथ खेले, उसके लिए अच्छा खाना बनाए, और इतना ही नहीं उसे साथ में मेरी वाइफ भी चाहिए जो मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरे सर में पेन हो तो मेरा सर दबाए। उसे ऐसी मॉम चाहिए, पर मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके लिए मॉम कभी नहीं आ सकती। हुसैन कहता है जान, तुम जानते हो ना प्रिंसेस अब बड़ी हो रही है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम उसे बता दो कि तुम उसे मॉम नहीं बल्कि डैड दे सकते हो। मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएगी। जिसे सुनकर जहान हाँ में सिर हिलाता है। अब जहान पूरी तरह ड्रंक हो चुका था। हुसैन जहान को जैसे तैसे घर ले जाता है और उसे आराम से उसके बेडरूम में सुलाकर जैसे ही बाहर आता है तो सामने फ़ई को देखकर शौक हुसैन कहता है फ़ई तुम अभी तक सोई नहीं। फ़ई कहती है हुसैन अंकल आज फिर डैडा सैड है ना। हुसैन कहता है नहीं प्रिंसेस, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ई कहती है हुसैन अंकल आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे डैडा जब भी सैड होते हैं तभी वो इतना ड्रिंक करते हैं। अब वो हुसैन से कहती है हुसैन अंकल मुझे बताइए कि डैड जब भी सैड होते हैं तो वो इतना ड्रिंक क्यों करते हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई बात है ना, बताइए मुझे। हुसैन कहता है प्रिंसेस ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ़ई हुसैन से कहती है देखो हुसैन अंकल, मैं 5 साल की ज़रूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग 10 साल के बच्चे के बराबर है, इसलिए मुझे बताइए कि आखिर मेरा डैडा किस बात पर परेशान है। हुसैन सोचता है अगर मैं फ़ई को बता दूँ तो वो शायद जान को समझ सके, इसलिए हुसैन फ़ई के कमरे में ले जाता है और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहता है हाँ बेटा, डैडा बहुत परेशान है, उन्हें बहुत हर्ट हुआ है। फ़ई कहती है हर्ट, पर क्यों। हुसैन कहता है तुमने अपने डैडा को हर्ट किया है। फ़ई कहती है क्या मैंने, पर कैसे। हुसैन कहता है क्योंकि बेटा तुम उनसे हमेशा मॉम मांगती हो इसलिए। फ़ई कहती है इसका क्या मतलब। हुसैन कहता है मेरा मतलब बेटा तुम्हारे डैडा जो है ना वो किसी लड़की से नहीं बल्कि लड़के से प्यार करते हैं। वो तुम्हारे लिए मॉम तो नहीं बल्कि डैड ज़रूर ला सकते हैं। फ़ई कहती है क्या। हुसैन कहता है हाँ बेटा, तुम्हारे डैडा गर्ल्स से नहीं बल्कि बॉय से प्यार करते हैं। फ़ई कहती है आप झूठ बोल रहे हो, अगर वो बॉय से प्यार करते हैं तो इसका मतलब क्या उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। हुसैन कहता है नहीं बेटा, बल्कि तुम्हारे डैडा ने ही तुम्हें बर्थ दिया है और इस तरह डैडा तुम्हारी मॉम भी है और डैडा भी। फ़ई कहती है क्या अगर डैडा ही मेरी मॉम है तो मेरा डैड कौन है, बताइए ना प्लीज़ हुसैन अंकल, बताइए मेरे डैड कौन है और वो इस समय कहाँ हैं। हुसैन फ़ई को ईवो के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, मगर फ़ई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर बता देता है कि तुम्हारे डैड चाइना में हैं। इसके आगे वो फ़ई को कुछ नहीं बताता और फ़ई से कहता है अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर फ़ई सोचती है क्या मेरे डैड चाइना में हैं। अब हम इधर ईवो को देखते हैं जो अब बहुत ही रूड और एरोगेंट पर्सन बन चुका है। अब वो रूड एरोगेंट होने के साथ साथ एक प्लेबॉय बन चुका है जिसे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। वो दिन भर ऑफिस में और रातें क्लब में रोज़ एक नई लड़की के साथ काटता है। यहाँ तक कि वो वांग मेंशन में भी नहीं जाता। उसने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लिया है जहाँ वो हर रोज़ एक नए चेहरे के साथ नाइट स्पेंड करता है और ये सब वो अपने डैड को दिखाने को करता है, क्योंकि 5 साल पहले उसे पता चल गया था कि जहान को इस सिटी से बाहर निकालने वाले उसके डैड है। इसलिए वो तब से अपने डैड से नफरत करता है और उन्हें जेलस कराने के लिए वो रोज़ शाम को क्लब जाता है और नई नई लड़कों के साथ में इंटीमेट होता है, क्योंकि वो जहान पर भी गुस्सा था कि जहान भी उसे बिना कुछ कहे उसके डैड के कहने पर उसे छोड़कर चला गया। इधर ईवो की हरकतों को देखकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता था और वो रोज़ाना ईवो से बहस करते थे। इसी बहस के चलते ईवो ने अपनी फैमिली छोड़ दी और अपने लिए एक अपार्टमेंट लिया और उसी में रहने लगा। इधर उसके डैड ने उसे जीने के लिए अपनी कंपनी में से एक छोटी सी कंपनी भी दे दी थी, लेकिन ईवो ने अपनी मेहनत और लगन के बदौलत उस कंपनी को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि इन 5 साल में अब ईवो की कंपनी ही चाइना की सबसे
बड़ी कंपनी है और उसके फ्रेंड भी सभी अपना अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। यहाँ ईवो ने सू फैमिली को भी बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से सुयान के मॉम और डैड ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। मगर ईवो ने सुयान को अपनी कंपनी में जॉब पर रखा और आज वो ईवो का सेक्रेटरी है। अब सुयान सुबह सुबह ईवो के अपार्टमेंट जाता है और ईवो से कहता है कि आज उनकी शेयर होल्डरों के साथ मीटिंग है। ईवो ओके कहता है और फिर एक हॉट शावर लेता है और सुयान के साथ ऑफिस जाता है, जहां सभी ईवो को ग्रीट करते हैं। उन्हीं शेयर होल्डर में एक शेयर होल्डर ईवो के डैड कुरेन भी थे, जिन्हें देखकर ईवो कहता, ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग, आज आप यहाँ। जहाँ उसके डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, ईवो लगता है फैमिली से दूर रहकर तुम अपने संस्कार भूल चुके हो। जहाँ ईवो अपने डैड से कहता है, ओ हाँ संस्कार रूल्स सच में मैं भूल गया, क्योंकि मैं अब फैमिली में नहीं रहता ना। और वैसे भी मिस्टर वांग मेरी कोई फैमिली नहीं है। इतना कहकर वो बाकी शेयर होल्डरों से कहता है, वैसे एवरीवन आप सब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी और मिस्टर वांग की बातें तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इतना कहकर सभी वहाँ आए हुए शेयर होल्डरों को अपना अपना प्रपोजल ईवो को दिखाते हैं, जहाँ वो सबका प्रपोजल देखता है। अब जैसे ही उसके डैड अपना प्रपोजल दिखाने लगता है, वो अपने डैड से कहता है, मिस्टर वांग आप अपना प्रपोजल रहने दे, वैसे भी इस प्रपोजल में रूल रेगुलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब ईवो उठता है और सभी शेयर होल्डर से कहता है, मैंने आप सबका प्रपोजल देखा है, मुझे इस सब प्रपोजल को एक बार चेक करना होगा, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूँगा कि मेरी कंपनी किसके साथ काम करेगी। आप सभी लोग अपनी फाइल मेरे सेक्रेटरी को दे दे। इतना कहकर वो चला जाता है और ऑफिस में बैठकर सोचता है कि डैड आप मेरे साथ ऐसा न करते, आप मेरे जहान को मुझसे दूर न करते तो शायद आज मुझे आपके साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना पड़ता। आपने मेरे जहान को किस कंट्री में जाने को मजबूर किया होगा, पता नहीं मेरा जहान कहाँ होगा, किस हालत में होगा। काश डैड आप समझ पाते कि मैं जहान से कितना प्यार करता हूँ, तो आप मेरे साथ वो सब नहीं करते। डायना को जेल भेजकर आपने जो छवि मेरे दिल में बनाई थी, उसी छवि को आपने एक पल में तोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले आप जहान से मिलने गए और पता नहीं आपने उससे क्या कहा कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वहाँ से चैन अंदर आता है। चैन को देखकर ईवो कहता है, 1 मिनट, वांग फैमिली का सन इन लॉ मुझसे मिलने आया है या फिर मेरा दोस्त। जिसे सुनकर चैन अंदर आते हुए कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है ईवो कि वांग फैमिली का सन इन लॉ आया है या फिर तुम्हारा दोस्त। जहाँ ईवो कहता है, फ़र्क पड़ता है चैन, क्योंकि मैं वांग फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मगर हाँ तुम मेरे दोस्त बनकर आए हो तो तुम्हारा मेरे ऑफिस में स्वागत है। चैन कहता है, ईवो ये सब क्या है, आखिर कब तक तुम अपनी फैमिली से नाराज़ रहोगे। पता है तुम्हारे बिना मॉम की क्या हालत है, तुम्हारे गग्गा तुम्हें कितना मिस करते हैं। जिसे सुनकर ईवो कहता है, चैन क्या तुम नहीं जानते वो वही फैमिली है जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं जहान के बारे में अपनी फैमिली को बता दूँ, वो मेरा साथ देंगे। देखा तुमने उस फैमिली ने कैसा साथ दिया मेरे जहान को मुझसे दूर करके। चैन दूर करके मैं जानता हूँ कि मॉम को दुख हुआ होगा, पर वो एक बार भी मेरे लिए मिस्टर वांग के खिलाफ नहीं गई और ना ही मेरे गग्गा। वो दोनों चाहते तो मिस्टर वांग को समझा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा मुझसे कहा कि मैं जहान को भूल जाऊं और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूं। उन्होंने एक बार भी मेरी मोहब्बत, मेरी फीलिंग जानने की कोशिश नहीं की। और अब मैं क्यों उनकी फीलिंग और उनके इमोशन को देखूं, क्यों चैन, क्यों। बेंचिंग की चीट करने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से जहान से प्यार कर बैठा था, पर फैमिली ने क्या किया, उस इंसान को ही मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया जो उनके बेटे की ज़िंदगी बन चुका था, जो उनके बेटे की फैमिली बन चुका था, उनके बेटे की ज़िंदगी जीने का सहारा बन चुका था। उन्होंने उस इंसान को निकाला जो मेरे लिए सब कुछ था। चैन सब कुछ। इतना कहकर उसके आंखों से आंसू गिर जाता है। ये देखकर चैन खड़ा होता है और वो ईवो को हक करता है। ईवो भी इतने सालों में जब कभी चैन उससे मिलने आता था तो उसे हक करके ऐसे ही रोता था। चैन भी जानता था कि ईवो बहुत अकेला है। मन में सोचता है, काश मुझे पता होता जहान कहाँ है तो मैं खुद जाके उसे ले आता, पर अफसोस वो कहाँ चला गया ये हम में से किसी को भी पता नहीं है। ईवो अब अपने आंसू को साफ करता है और चैन से कहता है, सॉरी कहता है और कहता है, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे। चैन कहता है, वो मैं इसलिए आया था कि आज कुआन लंदन से वापस आया है तो उसने मुझे कहा कि क्यों ना हम सब दोस्त क्लब में मिले। वो तुम्हें भी कॉल कर रहा था पर शायद तुम बिजी थे, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था कि मैं तुम्हें बता दूँ। तो मैं वही पूछने आया था कि क्या तुम शाम को चलोगे। हम सभी फ्रेंड आज सालों बाद मिल रहे हैं।
ईवो पहले तो मना करता है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, पर चैन कहता है मैं कुछ नहीं सुनूंगा, शाम को क्लब पहुंच जाना। इतना कहकर वो चला जाता है। अब ईवो अपने आप को सही करता है और फिर अपना वर्क करता है। अब शाम को ईवो ऑफिस से निकलता है, जहाँ सुयान कहता है बॉस आज भी आप पहले क्लब जाना है या कहीं और। इतना पूछने के बाद ईवो सोचता है चलो कुवान से ही मिल लेता हूँ। वो सुयान से कहता है क्लब ले चलो, जहाँ पहले से ही कुवान, सोंगलेन, यूविन, चैन बैठे थे। कुवान चैन से पूछता है कि क्या इस बार भी ईवो मुझसे मिलने नहीं आएगा। चैन कहता है मुझे लगता है वो इस बार ज़रूर आएगा। ये सुनकर कुवान कहता है आई होप सो, क्योंकि 5 साल हो गए हम सभी फ्रेंड नहीं मिले हैं। तभी यूविन की नज़र पड़ जाती है ईवो पे। वो कहता है वो देखो ईवो आ गया। अब सभी ईवो को हेलो कहते हैं और फिर ड्रिंक करने लगते हैं। कुवान ईवो से थैंक यू कहता है, ईवो जो इस बार तुम मुझे मिलने आए। मैं सोच रहा था कि शायद हमारी दोस्ती कॉलेज तक ही थी, पर आज तुमने यहाँ आके साबित कर दिया कि तुम अभी भी यारों के यार हो। इस बात पर वो सभी ड्रिंक करते हैं। अब कुछ देर बाद सभी कुछ न कुछ बात करने लगते हैं, जहाँ यूविन कुवान से कहता है कुवान सुना है तुमने लंदन में भी अपने पैशन को महत्व दिया है, बिजनेस के साथ साथ पेंटिंग भी। हाँ कुवान। कुवान कहता है हाँ यार, तो और तुम्हें पता है इस बार मैं अपने एग्जीबिशन में एक 5 साल की बच्ची की पेंटिंग लगा रहा हूँ। तुम लोगों को उस बच्चे की पेंटिंग के बारे में क्या बताओ यार। उस बच्ची की पेंटिंग देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो पेंटिंग एक 5 साल की बच्ची ने बनाया है। उसने तो लंदन के सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट की छुट्टी कर दी है। तुम्हें पता है उसकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में सेल होती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार उस बच्ची की पेंटिंग ही मैं अपने एग्जीबिशन में लगाऊँ, ताकि उसके इस हुनर को देखकर और बच्चे उससे इंस्पायर हो और वो भी पेंटिंग में अपनी रुचि दिखाए। चैन कहता है क्या वाकई इतनी छोटी बच्ची इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाती है। कुवान कहता है हाँ बिल्कुल। वैसे तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा होगा ना, क्यों ना तुम सभी अगले वीकेंड लंदन आ जाओ। तुम सभी अपने आँखों से उस एग्जीबिशन में देख लेना। जहाँ सब लोग कहते हैं वैसे ये आइडिया अच्छा है। तभी ईवो कहता है कुवान तुम वो एग्जीबिशन यहाँ नहीं लगा सकते, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे स्पॉन्सर भी करूँगा। ये सुनकर तो सभी कहते हैं हाँ, और वैसे भी ऐसे कलाकार और उनकी प्रतिभा देखने के लिए यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और अगर जैसा तुम बता रहे हो वो बच्ची इतनी टैलेंटेड है तो हम सभी भी ईवो के साथ तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे। कुवान कहता है ओके, तो मैं नेक्स्ट वीक को यही एग्जीबिशन लगाऊंगा। अब वो सब लोग डिनर करते हैं और फिर सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग कुवान ईवो को कॉल करता है और वो ईवो से कहता है कि मैं तुमसे मिलने कुछ ही देर में ऑफिस आ रहा हूँ, तो क्या तुम्हारे पास टाइम है। ईवो हाँ कह देता है। इधर लंदन में जहान का सिर का पेन बढ़ ही रहा था। एक दिन वो सोचता है कि अब मेरे सिर का पेन काफ़ी बढ़ गया है, मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना ही होगा। अब जहान डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसका चेकअप होता है। डॉक्टर जहान को बताता है कि उसे ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। अब हम ऑपरेशन करते हैं तो केवल 1% ही चांस है सक्सेस होने के। ये सुनकर तो मानो जहान की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर ये कैसे हो सकता है। जहाँ डॉक्टर बताता है कि ये अब आम बीमारी बन गई है, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से ये बीमारी हमारी बॉडी में होने लगती है। ये बीमारी ज़्यादा सोचने समझने टेंशन लेने से हमारे दिमाग में शुरू होने पर ही, और ये बीमारी हम शुरू होने पर ही हमें संकेत देती है, पर हम लोग इसे छोटा मोटा पेन समझकर इग्नोर कर देते हैं, और ये हमारी ही लापरवाही से होता है। शायद आप भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देते हैं। जहाँ डॉक्टर से कहता है क्या ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है नहीं, हम दवाई से केवल कुछ समय तक इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, मगर इसे ठीक नहीं कर सकते। अब डॉक्टर जहान को कुछ मेडिसिन देता है और कहता है आप इन्हें लेना शुरू कर दे, और हाँ ध्यान रखना कि अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत देना। इतना कहकर जहान हॉस्पिटल से बाहर आता है और पीछे सीट पर बैठकर ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी घर ले चलो। ड्राइवर गाड़ी घर पर ले जाता है, जहाँ जहान मेडिसिन लेता है और अपने सिर को पकड़कर रोने लगता है और कहता है ये मेरे साथ क्यों। अभी तो मुझे अपने प्रिंसेस के लिए बहुत कुछ करना है, उसे एक अच्छी लाइफ देना है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, उसकी शादी करनी है उससे, और सबसे बड़ी बात उसे ये बताना है कि मैं ही उसका डैडा हूँ और मैं ही उसकी मॉम, और अभी उसके डैड से भी मिलवाना है। ये सब करना है। गॉड ये सब आपने क्या किया, मुझे इतनी छोटी ज़िंदगी क्यों दी। अभी तो मैंने अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ भी नहीं किया। गॉड आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो पूरी तरह से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है
और फिर वैसे ही रोते रोते अपने बेड पर लेटता है। कुछ देर बाद और फिर अपने फई की अच्छी मेमोरी को याद करने लगता है, जहां वो फई के साथ साथ अब सुयान और ईवो के साथ भी हैप्पी मेमोरी याद करने लगता है। इधर हुसैन जब ऑफिस पहुंचता है तो उसे जहान नहीं मिलता। वो जहान को कॉल करता है, जहान कॉल उठाता है और हुसैन को बताता है कि वो घर पर है। हुसैन कहता है हुसैन जहान की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि जहान परेशान है। वो तुरंत जहान के घर आता है और सीधा जहान के रूम में जाता है, जहां जहान ने अपने कमरे की हालत ख़राब कर रखी थी। सभी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और जहान बेड पर एक लाश की तरह पड़ा था। ये देखकर हुसैन डर जाता है। वो जहान के पास जाता है और जहान को उठाकर जहान को गले लगाता है और कहता है, जहान क्या हुआ और ये तुम ऐसे कैसे लेटे हो? जहान क्या हुआ बताओ, मुझे डर लग रहा है। जहान बताओ जहान क्या हुआ? अब जहान उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट देता है, जहां वो जहान का मेडिकल रिपोर्ट पढ़ता है और जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ता है उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके आंखों से आंसू गिर जाता है। अब वो रिपोर्ट को छोड़ता है और जहान को शेक करते हुए कहता है, जहान ये सब क्या है? जहान कहता है, ये सब सच है हुसैन। और वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। जहान हुसैन से कहता है, हुसैन सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया हुसैन। अब हुसैन कहता है, नहीं जहान, ये रिपोर्ट झूठी भी हो सकती है, हो सकता है ये रिपोर्ट चेंज हो गई हो, चलो हम दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं। जहान कहता है, नहीं हुसैन, अब मेरे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी प्रिंसेस के लिए। हुसैन, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? हुसैन कहता है, हाँ जहान कहो। जहान कहता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम फ़ई का ध्यान रखोगे? जहां हुसैन कहता है, नहीं जहान, मैं क्यों रखूँ फ़ई का ध्यान? वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी प्रिंसेस है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, मुझे नहीं। और तुम ऐसा मत कहो जहान। जहान कहता है, हुसैन ये मैं नहीं, मेरी रिपोर्ट कह रही है, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि क्या तुम मेरी बच्ची का, मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखना और ध्यान रखना, हमेशा उसके साथ रहना। जो मैं ना कर सकूँ उसके लिए वो उसे तुम पूरा करना। हुसैन तुम पूरा करना। हुसैन अपना सिर ना में हिलाता है और लगातार उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी गेट का डोरबेल रिंग होता है। वो समझ जाते हैं कि फ़ई स्कूल से वापस आ गई। अब दोनों ही अपनी सेंस में वापस आते हैं। जहान और हुसैन फटाफट अपने आंसू साफ करते हैं। जहां हुसैन कहता है, जहान बाहर चलो, फ़ई हमें ऐसे देखेगी तो तुम्हें पता है ना, वो ढेरों सवाल पूछेगी, इसलिए चलो बाहर चलो। अब हुसैन जहान को बाहर लाता है और सर्वेंट से कहता है, जाओ जहान का कमरा ठीक करो। अब जहान काउच पर बैठ जाता है और एक बुक लेकर बैठ जाता है। हुसैन गेट ओपन करता है और फ़ई को देखकर कहता है, प्रिंसेस तुम आ गई। जिसे सुनकर फ़ई कहती है, आपको क्या लगता है अंकल? और अंदर आकर कहती है, वैसे इस समय तो आपको ऑफिस में होना चाहिए था ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर तभी पीछे से जहान कहता है, प्रिंसेस। जहान को देखकर फ़ई कहती है, डैडा आप। और आकर तुरंत जहान को हक करती है और कहती है, डैडा आज आप भी घर पर है। फिर अपने डैडा को देखकर कहती है, डैडा क्या बात है, क्या आप परेशान हो? जहान तो एकदम शौक और वो हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं बेबी ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ई कहती है, नहीं डैडा कोई बात तो ज़रूर है। जहान कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फ़ई कहती है, क्योंकि डैडा आपने बुक उल्टी पकड़ी है इसलिए। अब जहान अपने हाथ की बुक को देखता है और एक फीकी सी स्माइल देकर कहता है, ओह सॉरी, आपको पता चल गया। फ़ई कहती है, क्या डैडा? जहां हुसैन पीछे से आकर कहता है, हाँ प्रिंसेस, वो तुम्हारे डैडा और मैं डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना आज हम बाहर घूमने चले। फ़ई कहती है, क्या सच में? हुसैन कहता है, हाँ आज इसीलिए मैं और डैडा घर पर थे कि आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। जाओ अंदर जल्दी जाओ और फ्रेश होकर आओ। इतना सुनते ही फ़ई अपने रूम में जाती है और जहान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हुसैन कहता है, जहान तुम क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। फ़ई ने अगर ये सब देख लिया तो तुम्हें पता है ना, वो भी परेशान हो जाएगी। जाओ तुम भी फ्रेश होकर आओ, हम सब बाहर चलते हैं। इतना कहकर जहान भी वॉशरूम में जाता है और अपने फेस को क्लीन करके बाहर आता है। अब वो तीनों बाहर घूमने चले जाते हैं। इधर कुआन ईवो से मिलकर एग्जीबिशन के बारे में डिस्कस करते हैं और अब कुआन अपने एक एम्प्लॉय को फ़ोन करके कहता है कि वो फ़ई के पेरेंट्स को कॉल करके बताए कि हम उनकी बच्ची का एग्जीबिशन चाइना में रखना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी कर ले। कुआन का एम्प्लॉय ओके बॉस कहकर फ़ोन रख देता है। इधर हुसैन और जहान फ़ई को लेकर थीम पार्क जाते हैं। जहां पहुंचते ही हुसैन को कुआन की कंपनी से कॉल आता है। कुआन का एम्प्लॉय हुसैन को मिलने बुलाता है। हुसैन ओके कहकर जहान के पास जाता है और जहान से कहता है कि मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है, तुम तब तक एंजॉय करो।
मैं आता हूँ। इतना कहकर हुसैन वहाँ से निकलकर सीधा कुवान के ऑफिस पहुँचता है, मगर हुसैन को पता नहीं था कि ये कुवान का ऑफिस है। वो वहाँ जाकर कंपनी के मैनेजर से मिलता है। कंपनी का मैनेजर हुसैन से कहता है कि हमारे बॉस आपकी कंपनी के साथ जो एग्जीबिशन करना चाहते थे, वो एग्जीबिशन की जगह चेंज हो गई है। हुसैन कहता है क्या, पर ऐसे अचानक? मैनेजर कहता है हाँ सॉरी, पर मैं भी नहीं जानता कि उन्होंने